Hello students, I hope you all are fine. I am सुधांशु फ्रॉम टीम आशीष तिवारी। आप सभी का वेलकम करता हूं इस वीडियो में। हर बार की तरह इस बार भी हमारी टीम ने आपके लिए 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर रेडी किए हैं जो हर बार आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप सभी वीडियो को पूरी वॉच करना है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। क्या पता जो क्वेश्चन आप स्किप करो वही आपके एग्जाम में आ जाए। तो आपको वीडियो को पूरी वॉच करना है। एंड अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज मैं आपको रिसर्च मेथड्स इन पॉलिटिक्स के 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। ये सिंगल वीडियो ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत होती है। अगर आप ये सिंगल वीडियो देख लेते हो और इसमें ही अपने सभी टॉपिक्स और कंप्लीट सब्जेक्ट कवर कर लेते हो तो आप एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो। और अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ प्राइस ओनली आपका 30 रुपीज़ रहने वाला है, जो कि बहुत ही मामूली सा प्राइस है। कोई भी व्यू कर सकता है। स्टडी के लिए आप इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अदरवाइज अगर आपको पीडीएफ या नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। वीडियो लेक्चर आपके बिल्कुल फ्री होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपका ये सब्जेक्ट है रिसर्च मेथड इन पॉलिटिक्स, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, किस बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, तो उनको देख लेते हैं। तो आपकी जो राजनीति है उसमें जो भी शोध पद्धतियाँ होती है उन सभी के बारे में हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। इसमें आपकी जो विभिन्न प्रकार की जो शोध पद्धति होती है या आपका राजनीति का अर्थ क्या है, राजनीति के बारे में और राजनीति की शोध पद्धति के बारे में हम आपका रिसर्च मेथड इन पॉलिटिक्स सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो इसके सबसे पहले हम आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखेंगे हमसे क्या पूछा गया है, राजनीति विज्ञान अनुसंधान में अकादमिक अखंडता के महत्व पर चर्चा करें। तो जो आपका रिसर्च मेथड है पॉलिटिक्स में जो आपका रिसर्च मेथड है उसमें आपका एक अकादमिक अखंडता नाम का एक शब्द है। तो उसका राजनीति विज्ञान अनुसंधान में क्या महत्व है उसी के बारे में आपका आंसर नंबर 1 में बताना है। तो इसके आंसर में हमें आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखना है। तो परिचय में हमें ये लिखना है जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में हमें आपका परिचय में बता देना है कि जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है इसमें हम आपका सरकार, राजनीतिक व्यवस्था, नीतियों, नेताओं, नागरिकों और उनके बीच के जो भी संबंध है उन सभी के बारे में हम आपका राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। साथ ही जो आपका राजनीति विज्ञान का अनुसंधान क्षेत्र है उसका जो मेन उद्देश्य होता है वो समाज और शासन के कार्यों को बेहतर ढंग से समझना होता है। अर्थात तो जो आपका जिस भी अनुसंधानकर्ता को राजनीति विज्ञान के अंदर अपना कोई भी शोध करना होता है तो उसको राजनीति विज्ञान अनुसंधान का रिसर्च मेथड का एक बार अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उसमें वो समाज और शासन के कार्यों को बेहतर ढंग से समझता है। और जो आपका राजनीति विज्ञान में शोध होता है वो हमें यह बताता है कि हम पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करें। और जो आपका ये ईमानदारी है इसको ही हम आपका अकादमिक अखंडता कहते हैं। तो अकादमिक अखंडता क्या है उसके बारे में हमने आपका बता दिया। जो अकादमिक अखंडता है ये आपका एक प्रकार से कार्य करने का तरीका होता है। और जो आपका ये कार्य होता है ये आपका पूरा ईमानदारी, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के साथ किया जाता है। यह आपका राजनीति विज्ञान में शोध के अंतर्गत किया जाता है। तो जो अकादमिक अखंडता है इसका पालन करना हमें इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि ये आपका एक नियम तो होता ही है, साथ ही आपके नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। तो यह आपका शोध की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और समाज में उसकी उपयोगिता को सुनिश्चित करता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे कि आपका अकादमिक अखंडता का अर्थ। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अकादमिक अखंडता आपका एक प्रकार का कार्य होता है जो कि आपका सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपका अकादमिक अखंडता का मतलब देख लेते हैं। इसमें आपका सत्य बोलना आता है, साथ ही दूसरों के काम का श्रेय देना और खुद को मौलिक काम करना, साथ ही शोध के आंकड़ों और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ न करना और दूसरों की जानकारी का गलत उपयोग न करना। तो जो आपका एक शोधकर्ता होता है वो अपना ईमानदारी से अपना शोध करे, दूसरों की जानकारी का गलत उपयोग न करे, साथ ही खुद को एक मौलिक तरीके से काम करे, कोई भी डुप्लीकेट काम ना करे, ओरिजिनल रूप से अपना काम करे और जो आंकड़े और तथ्य है उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ न करे। जैसे कि उसको प्राप्त हुए आंकड़े और तथ्य उसी फॉर्म में वो उसको दिखाए, कोई भी आंकड़े कम या ज़्यादा करके ना दिखाए, साथ ही दूसरों के काम का श्रेय देना
इस सभी को अगर हम इन सभी का पालन करते हैं तो उसको ही हम आपका राजनीतिक अखंडता कहते हैं। तो यही आपका एक शोधकर्ता के नैतिक और बौद्धिक चरित्र को भी दर्शाती है। तो एक शोधकर्ता के अंदर आपका अकादमिक अखंडता होना एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब तक उसके अंदर अकादमिक अखंडता नहीं होगी तब तक उसका शोध शुद्ध नहीं माना जाएगा और एक आपका विश्वसनीय शोध नहीं माना जाएगा। तो ये हमने आपका अकादमिक अखंडता का अर्थ देख लिया। अब हम आपका राजनीति विज्ञान अनुसंधान में अकादमिक अखंडता का महत्व देख लेते हैं। तो जो अभी हमने आपका अकादमिक अखंडता के बारे में बताया है, जो आपका सत्यनिष्ठा से काम करने का तरीका है, तो उसका राजनीति विज्ञान अनुसंधान में क्या महत्व रहा है उसको हम देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहला विश्वसनीयता बनाए रखना आता है, मेंटेनिंग क्रेडिबिलिटी। अर्थात तो जो आपका आंकड़े है उसके साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा, तथ्यों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, जो भी उसको जानकारी, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है वो उसी रूप में उसको दर्शाएगा और अपना शोध करेगा, तो उसमें उसकी जो विश्वसनीयता है उसके शोध की वो बनी रहती है। इससे कि जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे आपके समाज, सरकार और नीति निर्माण को प्रभावित भी करेंगे। और अगर आपका जो शोध क्या है वो आपका ईमानदारी नहीं होगी, उसमें आपका जो उसमें आपके डाटा के साथ कुछ भी छेड़छाड़ किया गया होगा, तो वो आपको समाज को गलत दिशा मिल सकती है और इससे आपकी सत्य और प्रामाणिकता बहुत आवश्यक होती है इस चीज में। तो ये आपका सबसे पहला आता है मेंटेनिंग क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता बनाए रखना। सेकंड आपका आता है ज्ञान की गुणवत्ता में सुधार, इंप्रूविंग नॉलेज क्वालिटी। तो जो आपका शोधकर्ता होता है वो ये चीज सोच के चलता है कि जो उसका ज्ञान है वो एक ऐसे विषय पर बनाए जो कि आपका एक समृद्ध विषय हो। अर्थात जो भी विषय पर वो शोध करना चाहता है, अपना ज्ञान प्रस्तुत करना चाहता है, वो विषय को समृद्ध बनाता रहता है। यह आपका किसी भी चोरी या नकली विषय से कमजोर होता है और प्रगति इससे रुक जाती है। तो ये आपकी ज्ञान की गुणवत्ता में सुधार होगा, इंप्रूविंग नॉलेज क्वालिटी होगा। थर्ड आपका आता है समान अवसर और न्याय, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड फेयरनेस। जो आपका अकादमिक अखंडता है ये आपका विश्व शोधकर्ताओं को समान रूप देता है। अर्थात जो भी समान रूप से जो भी उन्होंने प्रमाणिक प्रयास किए हैं वे सभी को समान रूप से शोधकर्ताओं को प्रेरणा देता है और यही आपका एक निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का माहौल भी बनाता है। तो ये आपका समान अवसर और न्याय होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड फेयरनेस होगा। और तो जो आपका महत्व आता है वो आपका आता है नैतिक दृष्टिकोण का विकास, मोरल डेवलपमेंट। जो आपका राजनीति विज्ञान है इसमें आपका नैतिकता का बड़ा महत्व होता है। क्यों महत्व होता है उसको देख लेते हैं। क्योंकि जो आपका राजनीति विज्ञान है इसमें समाज और नैतिक प्रशासनिक ढांचे से आपका ये राजनीति विज्ञान जुड़ा रहता है। और अगर जो शोध करता है वो खुद अनैतिक होगा तो वो समाज को भी अनैतिक ही बनाएगा, वो समाज को नैतिक दिशा नहीं प्रदान कर सकेगा। तो इसलिए इसमें आपका नैतिक दृष्टिकोण का विकास होता है, मोरल डेवलपमेंट। फिफ्थ आपका आता है जो महत्व आता है, फिफ्थ आपका वो आता है भविष्य की पीढ़ियों के लिए उदाहरण, सिटिंग एन एग्जाम्पल। तो जब कोई भी शोध करता है या कोई भी छात्र एक अकादमिक ईमानदारी से काम करता है, अकादमिक अखंडता का उपयोग करके अपना शोध करता है, अपना कार्य करता है, तो वो अपनी एक अगली पीढ़ी के लिए भी आदर्श बन जाता है, जिससे कि आपकी शिक्षा प्रणाली और शोध संस्थाओं में विश्वास भी बना रहता है। तो ये आपके भविष्य की पीढ़ियों के लिए उदाहरण, सिटिंग एन एग्जाम्पल महत्व हो गया। जो आपका सिक्स्थ महत्व आता है वो आपका राजनीतिक निर्णयों का पर प्रभाव आता है, अर्थात इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल डिसीजन। जो आपके कई बार आपको ऐसे जो शोध हो गए वे सरकारी नीतियों कानूनों को प्रभावित कर देते हैं, जिससे कि अगर शोध गलत या झूठे तथ्यों पर आधारित होता है तो उसका दुष्परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ सकता है। अर्थात मान लीजिएगा किसी शोधकर्ता ने कोई भी डेटा निकाला है, किसी भी तरीके का उसने डेटा निकाला है और उसमें उसने डेटा के साथ कुछ भी छेड़छाड़ की है, अपने तथ्य आंकड़ों को चेंज किया है और वही आपका देश ने एक वैश्विक स्तर पर स्थापित कर दिया, वैश्विक स्तर पर उसको दर्शा दिया। तो अगर उसकी जांच होती है और उसमें फिर बाद में कोई भी कमी निकाली जाती है तो ये आपका पूरे देश पर इसको भुगतान करना पड़ सकता है, पूरे देश पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपका छठा महत्व बता दिया। तो ये आपके राजनीति विज्ञान अनुसंधान में अकादमिक अखंडता का महत्व हो गया। और तो फिर हम आपका देख लेते हैं अकादमिक अखंडता के उल्लंघन के उदाहरण, जिसमें आपका सबसे पहले आता है तो जो आपका अकादमिक अखंडता है उसके उल्लंघन किस किस तरीके से किया जाता है उसको देख लेते हैं। जिसमें आपका सबसे पहला आता है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म आपका एक प्रकार का ऐसा विचार या लेख होता है जो कि आपका बिना श्रेय दिए अपने नाम से प्रस्तुत करना। अर्थात तो जो आपने कोई भी तथ्य या कोई भी आंकड़े तैयार किए, मान लीजिएगा वो आपका आंकड़े और वे तथ्य आपके किसी और के द्वारा ही आपके तैयार किए गए हैं और उसको आप अपना श्रेय दे देते हो,
तो उसको ही हम आपका प्लेगरिज्म कहते हैं। सेकंड जो आपका आता है उल्लंघन का उदाहरण, वो आपका झूठे आंकड़े देना आता है। डेटा फैब्रिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है आपको वही इन्फॉर्मेशन, वही तथ्य, वही आंकड़े आपको दर्शाने चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत अपने आंकड़े बढ़ाते हो या किसी भी तरीके से कम करते हो या ज्यादा करते हो, तो उससे जो शोध है वो मनगढ़ंत आंकड़े या परिणाम दिखाता है और वो आपका गलत शोध माना जाता है। थर्ड आपका जो उल्लंघन का उदाहरण आता है वो दोहराव आता है, डुप्लीकेट सबमिशन। इसमें ही जो आपका एक ही काम होता है उसको बार बार दोहरा दिया जाता है, उसको ही बार बार दिखावा कर दिया जाता है उसका, जिससे कि काम एक बार ही होता है लेकिन उसका जो प्रयास जो उसको दर्शाया गया है वो आपका कहीं कहीं बार दर्शाया जाता है। फोर्थ आपका जो उल्लंघन का उदाहरण आएगा वो आपका अनुसूचित सह-लेखन आएगा, जिसमें इम्प्रॉपर ऑथरशिप आती है। यह आपका बिना योगदान वाले व्यक्ति को लेखक के रूप में शामिल करना होता है। जो आपका कोई भी, मान लीजिए आपने कोई भी किसी भी विषय पे शोध किया, तो उसमें आपका कोई भी एक व्यक्ति है जिसने आपको किसी भी तरीके का योगदान नहीं दिया और उसको आप लेखक के रूप में दर्शा देते हो, तो उसको ये हम आपका अनुचित सहलेखन कहता है। जो आपके ये सभी कार्य हैं, इनसे शोध की साख खराब होती है और समाज में शोध का गलत संदेश भी पड़ता है। तो ये आपके हमने अकादमिक अखंडता के उल्लंघन के उदाहरण देख लिए। इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में आप ये लिखेंगे, जो आपका राजनीति विज्ञान अनुसंधान है वो आपका अकादमिक ज्ञान तो बढ़ाता ही है, साथ ही वो आपका समाज और शासन को दिशा देने का भी एक माध्यम होता है। इसलिए अगर कोई भी शोध करता है तो उसको अकादमिक अखंडता को ध्यान में रखते हुए अपने शोध करने चाहिए। अपने तथ्यों आंकड़ों को सही रूप से प्रदर्शित करना चाहिए, सही रूप से दर्शाना चाहिए, कोई भी उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इससे उसके पेशेवर और शोधकर्ता के चरित्र का पता लगता है। अगर हम चाहते हैं कि जो आपका राजनीति विज्ञान है वो समाज को सकारात्मक दिशा दे सके, तो हमें अकादमिक अखंडता का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। जो आपका अकादमिक अखंडता है वो उस मजबूत नींव की तरह है जिस पर एक विश्वसनीय और न्यायपूर्ण ज्ञान समाज की इमारत खड़ी होती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपका देखेंगे कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो पूछा गया उसको देख लेते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इसमें हम आपका राजनीति विज्ञान में शोध समस्या तैयार करने में शामिल चरणों की व्याख्या करें। जो आपके राजनीति विज्ञान में जो भी शोध समस्या होती है उसको किन स्टेप से, किन तरीकों से शामिल किया जाता है, तो उन सभी स्टेप्स के बारे में हम आपका आंसर नंबर 2 में बताना है। तो इसका आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका ये लिखेंगे कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम आपका राज्य सरकार सत्ता नीति निर्माण और राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और जब कोई भी राजनीति विज्ञान में किसी भी विषय पर रिसर्च किया जाता है तो उसमें जो सबसे पहला और जरूरी कदम होता है वो उसकी समस्या का पता लगाना होता है, जिसको हम आपको शोध समस्या कहते हैं। और जो आपकी शोध समस्या है वही हमें बताती है कि हमें शोध किस दिशा में करना है, उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए और वो किन पहलुओं का अध्ययन उसमें किया जाना चाहिए, ताकि जो आपका शोध है, शोध समस्या उसका आपका इम्प्रूवमेंट किया जाए, उसमें आपका उसको बदला जाए। और जो आपकी शोध समस्या है वो आपका एक कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसा मुद्दा, ऐसा समस्या होता है जिसका उत्तर या जिसका समाधान निकालने के लिए कोई भी ज्ञात नहीं होता है, जिसे हम वैज्ञानिक तरीके से जानने समझने का प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे। परिचय लिखने के बाद लिखेंगे आप राजनीति विज्ञान में शोध समस्या तैयार करने के मुख्य चरण, अर्थात जो आपके शोध समस्या वो किन चरणों में, किन स्टेप से तैयार की जाती है, उन चरणों को, उन स्टेप को देख लेते हैं। जिसमें आपका सबसे पहले विषय का चयन आता है, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। तो जिस भी शोधकर्ता को जिस भी विषय पर शोध करना होता है तो सबसे पहले उसे वो विषय चुनना होता है। अर्थात जैसे कि उदाहरण के लिए आप दे सकते हो कोई शिक्षा या बेरोजगारी या ऐसे जो भी बड़े बड़े आपके विषय है, इनमें से आप कोई भी शोधकर्ता इन विषयों पर, इनमें आपका सबसे पहले विषय का चयन करेगा कि किस विषय पे उसको शोध करना है। और जो इसमें आपको जो शोधार्थी होता है वो राजनीति विज्ञान के किसी एक क्षेत्र या उपविषय का चयन करता है, जैसे कि लोकतंत्र, चुनाव, सार्वजनिक नीति, राजनीतिक विचारधारा आदि। और जो आपको चयन किया जाता है शोधार्थी की रुचि, ज्ञान और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ही होना चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं है कि कोई भी शोधकर्ता किसी भी विषय पे अपना शोध करने बैठ जाए, ऐसा नहीं होता है। कोई भी शोधकर्ता
उसका अगर उस विषय में रुचि है, उसके पास उस विषय के लिए उपलब्ध जानकारी है और उसके पास उस विषय के लिए ज्ञान भी उपलब्ध है, तो वो आपका वही विषय चुनेगा, जिससे कि उसका जो शोध है वो अपना एक अच्छी दिशा प्रदान कर सके। तो ये आपका सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ टॉपिक होता है, विषय का चयन कर लिया जाता है। विषय का चयन करने के बाद उसका साहित्य समीक्षा की जाती है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया जाता है। इसमें जो शोधार्थी होता है वो उन पे जो भी उस विषय पे पहले से शोध किए गए हैं, जो भी उस विषय पर पुस्तकें, लेखक या रिपोर्ट लिखी गई है, उन सभी का अध्ययन करता है, उसके बारे में पता लगाता है कि उसके पास्ट में क्या रहा है, जिससे कि उसे पता चलता है कि अब तक की उस पर क्या क्या काम हुआ है और किन पहलुओं पर कम ध्यान दिया गया है। जो आपकी ये प्रक्रिया इस शोध समस्या को पहचानने में बहुत मददगार होती है। तो जो आपका साहित्य समीक्षा हो गया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया, तो ये भी होने के बाद आपका सबसे पहले तो आपने शोध विषय चयन किया, फिर आपने जो विषय चयन किया उसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त करी, उसके जो पास्ट था उसके बारे में पता लगाया, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि शोध समस्या की पहचान करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। अर्थात जिस भी विषय में, जिस भी क्षेत्र में कोई भी समस्या की, जिस भी जो भी समस्या उसके बारे में आप चयन करेंगे, किसमें किस क्षेत्र में कौन से पहलू पर समस्या है, तो उसके बारे में शोधकर्ता देखता है और उन क्षेत्रों की पहचान करता है जहां कोई प्रश्न अनसुलझा हो या जहां पर कोई गहराई से अध्ययन की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि क्या भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर्याप्त है, यह आपका एक संभावित शोध समस्या हो सकती है। तो जब आप शोध समस्या की भी पहचान कर लेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम भी कर लेंगे, तो उसके बाद आपका आता है शोध समस्या को परिभाषित करना, डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। जो आपका ये चरण होता है, इसमें आपका जो आपने शोध समस्या डिफाइन करी है उसके बारे में आपको परिभाषित करना होता है कि जो भी समस्या है उसको आप किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। इसमें आपको यह, जिससे कि यह पता चलता है कि जो वास्तव में शोध है उसमें क्या अध्ययन किया जाएगा। इससे यह भी पता चलता है कि शोध में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका क्या उद्देश्य होगा और शोध की सीमाएं क्या होगी। तो जब आप शोध को भी अपना समस्या की पहचान कर लोगे, उसको परिभाषित भी कर लोगे, उसके बाद आपका आता है उद्देश्य और शोध प्रश्न तय करना, फॉर्मेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस। अर्थात इसमें क्या होता है, इसमें जो भी आपका जो आपने शोध समस्या ली है उसका उद्देश्य क्या रहेगा उसकी पहचान करना, और उसका क्या शोध प्रश्न है, वो हमें क्या, क्यों, कैसे है, उसके बारे में हमें ये सभी को बताना होता है। यही आपका इस चरण में आपका यही होता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपका एक शोध प्रश्न हो सकता है। तो ये आपका शोध प्रश्न भी तय करने के बाद, उद्देश्य तय करने के बाद आपका जो 6th नंबर आता है वो आपका परिकल्पना निर्माण आता है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस यदि आवश्यक हो तो। ये आपका सभी चरणों में, ये आपका जो चरण है ये आपका सभी विषयों में आपका लागू नहीं होता, कुछ ऐसे ही मुख्य विषय होते हैं जिनमें आपका ये लागू होता है, क्योंकि इस विषय में जो आपका ये चरण है इसमें शोध मात्रात्मक हो तो परिकल्पना बनाई जाती है कि परिकल्पना से हमें यह पता होता है कि जिससे जांचने के लिए शोध किया जाए। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे राजनीतिक शिक्षा से युवाओं की मतदान में भागीदारी बढ़ती है, तो परिकल्पना निर्माण करने के बाद आपका जो 7th चरण आता है वो आता है शोध की सीमा और क्षेत्र तय करना, डिमल्टिटेशन ऑफ द स्टडी। इसमें जो शोध होता है वो किस क्षेत्र, समस्या, अवधि, जनसंख्या पर केंद्रित होगा, यह पता करना होता है इसमें। साथ ही जो शोध का व्यवस्थित और सीमांत ढंग है उसको इसमें किया जाता है। तो ये सभी करने के बाद आपका जो 8th नंबर आता है वो शोध पद्धति का निर्धारण आता है, डिटर्मिनेशन ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी आता है। इसमें जो आपका चरण है इसमें पता किया जाता है कि शोध है वो किस तरीके से किया जाएगा, जैसे कि साक्षात्कार, सर्वेक्षण या केस स्टडी, सामग्री विश्लेषण, किस माध्यम से आपका जो शोध है वो किया जाएगा, और जो आपका शोध का प्रकार है वो गुणात्मक है या मात्रात्मक, यह भी इसमें ही तय किया जाता है। तो ये मैंने आपको 8 चरण बता दी शोध समस्या की पहचान करने का। तो ये आपका शोध समस्या तैयार करने के 8 आपके प्रमुख चरण बताए, जिसमें आपका सबसे पहले विषय का चयन करना होता है, जिस भी समस्या पर, जिस भी क्षेत्र में आपको शोध करना है उसका विषय का चयन किया जाता है। फिर उसके बाद जो आपने शोध विषय लिया है उसके बारे में आप अन्य जो उसका पास्ट रहा है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद शोध समस्या की पहचान करेंगे कि इस विषय में किस पहलू पर आपको समस्या दिखाई दे रही है उसकी पहचान करनी है। उसके बाद आपको जो आपने समस्या ढूंढी है उसको परिभाषित करना है, फिर उसका उद्देश्य और शोध प्रश्न तैयार करना है, और
आपका कुछ क्षेत्रों में आपका परिकल्पना निर्माण भी होता है, जिसमें परिकल्पना बनाई जाती है। फिर आपका जो 7 चरण आता है उसमें शोध की सीमा और क्षेत्र तय किया जाता है, और आपका एंड में शोध पद्धति का निर्धारण किया जाता है कि आपको किस तरीके से किया जाएगा और इसके आप शोध का प्रकार क्या रहेगा। तो इसी प्रकार से इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिखेंगे। तो निष्कर्ष में आप यही लिखेंगे, जो आपका शोध समस्या है वो आपका एक व्यवस्थित और सोच समझकर किया जाने वाला कार्य है। ये आपका पूरे शोध की दिशा निर्धारित करता है। साथ ही ये हमें यह भी बताता है कि शोध कितना सफल और उपयोगी होगा। अगर आपकी जो शोध समस्या वो स्पष्ट, सटीक और प्रासंगिक होगी तो जो शोध प्रक्रिया वो सुगम और प्रभावी भी बन जाएगी। इसलिए जो शोध समस्या तैयार करना है वो राजनीति में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम आपका राजनीतिक शोध में स्रोत और उद्धरणों का प्रबंधन करते समय आने वाली 3 प्रमुख चुनौतियों की पहचान करेंगे और उनका वर्णन करेंगे। तो जो आपके राजनीतिक शोध में स्रोत और उदाहरण होते हैं उनका प्रबंधन करते समय हमारे सामने कुछ चुनौतियां आती है। तो उनमें से ही हमें कुछ 3 प्रमुख चुनौतियों के बारे में बताना है और उनकी पहचान करनी है। तो इसके आंसर में हम आपका ये लिखना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। तो परिचय में हम आपका ये लिखेंगे, जो आपका पॉलिटिकल रिसर्च होता है उसमें सोर्सेस और सिटाइजेशन का होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जब भी हम किसी भी राजनीतिक मुद्दे, कोई भी सिद्धांत या किसी भी नीति या घटना के बारे में विश्लेषण करते हैं तो जो आपका विश्वसनीय स्रोत होते हैं उनसे एकत्रित जानकारी करनी पड़ती है, जिससे कि जो आपके स्रोत हैं ये आपका सही तरीके से उपयोग और उनका ठीक से उल्लेख करना जरूरी होता है, ताकि जो शोध है वो वैज्ञानिक, प्रामाणिक और भरोसेमंद बन सके। लेकिन ऐसे केसेस में अक्सर होता क्या है, जो शोध करता है वो विशेष रूप से शुरुआती स्तर पर स्रोत और उद्धरणों के प्रबंधन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करता है। तो उन्हीं समस्याओं के बारे में हम आपका इसमें पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे प्रमाणिक विश्वसनीय स्रोतों की पहचान करना। तो इसमें हम आपका ये देखेंगे, जो आपके विश्वसनीय स्रोत है उनकी पहचान कैसे करें कि जो आपके स्रोत हैं ये आपके विश्वसनीय और ये आपका अविश्वसनीय है। इसमें आपका सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो आपकी समस्या है, जिस भी क्षेत्र पे आपको शोध करना है, तो उसमें जो समस्या है वो समस्या आखिर है क्या। ये आपकी जो जानकारी है वो आपको कई जगहों से मिलती है, जैसे कि समाचार पत्र, वेबसाइट, टीवी डिबेट्स, ब्लॉग, अकादमिक लेख, सरकारी रिपोर्ट आदि से इसकी जानकारी मिल जाती है। इसमें से जो आपका हर स्रोत होता है वो भरोसेमंद नहीं होता, इसलिए आपको इसमें कई बार जानबूझकर पक्षपातपूर्ण या अपुष्ट जानकारी दी जाती है। तो सबसे पहले समस्या क्या है उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इससे क्या परेशानी होती है। अगर हम आपका शोध में गलत या पक्षपाती कोई भी जानकारी दे देते हैं तो उससे जो पूरा निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा और शोध की गुणवत्ता और विश्वसनीयता भी इससे प्रभावित होती है। तो इसका क्या समाधान रहने वाला उसको देख लेते हैं। इसमें आपको कुछ मान्यता प्राप्त स्रोत होते हैं, उनका ही उपयोग शोधकर्ता को करना चाहिए। तो उन कुछ मान्यता प्राप्त स्रोतों को देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले शैक्षणिक जर्नल आता है, एकेडमिक जर्नल्स। सेकंड आपका सरकारी दस्तावेज और रिपोर्ट आता है। थर्ड आपका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और थिंक टैंकों की रिपोर्ट। फोर्थ आपका प्रतिष्ठित समाचार एजेंसियां। तो ये आपके 4 प्रकार के ऐसे स्रोत हो गए जो आपका एक मान्यता प्राप्त और एक विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं। तो ये आपका समाधान बता दिया। अब हम आपका देख लेते हैं सही उद्धरण शैली, सिटिएशन स्टाइल का पालन न कर पाना। तो इसमें समस्या क्या है उसको देख लेते हैं। जो आपका राजनीतिक शोध है इसमें एमएलए, एपीए, चिकागो या हार्वर्ड जैसी जो भी उद्धरण शैली है उनका उपयोग किया जाता है, जिसमें कि शोधकर्ता जो होता है वो ये नहीं पता कर पाता कि कौन सी शैली कब और कैसे अपनाई जाए, जिससे कि उद्धरण आपका गलत हो सकते हैं। तो इससे क्या परेशानी होती है उसको देख लेते हैं। अगर हम आपका गलत उद्धरण देंगे तो जो शोध है वो अकादमिक रूप से कमजोर हो जाएगा और इससे आपका प्लेगरिज्म यानी साहित्यिक चोरी का खतरा भी बढ़ता है, जो कि आपके एक गंभीर शैक्षणिक अपराध भी है। तो इसका समाधान क्या रहने वाला है उसको देख लेते हैं। इसका समाधान यही रहने वाला है कि जो शोध के लिए जो भी उद्धरण शैली का उपयोग किया जाता है उसको पहले उसे अच्छी तरीके से सीखना चाहिए। साथ ही उसके लिए उसे जोटारो, मेंडलेली जैसे जो सॉफ्टवेयर है उसका उपयोग करना चाहिए। थर्ड आपका जो आता है वो आपको स्रोत को ठीक से संदर्भ सूची में शामिल करना आना चाहिए। तो ये आपका सही उद्धरण शैली का पालन न कर पाना हो गया। थर्ड आपका जो आता है वो बहुत अधिक या बहुत कम उद्धरण देना आता है। तो इसकी क्या समस्या रहने वाली है उसको देखेंगे। तो समस्या आपके यही रहते हैं कि जो शोधकर्ता होता है वो हर वाक्य के बाद उद्धरण दे देता है, जिससे कि लेखन में रुकावट आती है और जो विचार है वो मौलिक विचार स्पष्ट नहीं हो पाते, जिससे कि कुछ लोग अपने विचार लिखते हैं और स्रोतों का उल्लेख ही नहीं करते हैं। तो यही आपके सामने समस्या आती है।
तो इससे हमें क्या परेशानी हो सकती है उनको देख लेते हैं। अगर हम आपका बहुत अधिक उदाहरण देंगे तो इससे आपका जो शोध होगा वो कॉपी पेस्ट जैसा लगता है, और अगर हम आपका कम उदाहरण देंगे तो इससे ये लगेगा कि लेखक ने शोध बिना किसी आधार के क्या है। तो दोनों ही स्थितियों में शोध की गुणवत्ता घटती है। तो इसलिए इसमें आपका एक संतुलन बनाना आवश्यक होता है कि जो आपका उदाहरण है वो ना तो ज़्यादा अधिक दिया जाए और ना ही ज़्यादा कम दिया जाए। तो इसका समाधान यही होगा कि संतुलन बनाए रखें, जहाँ जरूरी हो वहीं उदाहरण दें, साथ ही अपने विचारों और स्रोतों की जानकारी को जोड़ के लिखें, और जब किसी विशेष तथ्य, तिथि, आंकड़े या किसी विद्वान की सोच का उपयोग करते हैं तो तभी आपका इस स्रोत का उल्लेख करें। तो ये आपके समाधान बता दिए। इतने सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में आप यही लिखेंगे, जो राजनीतिक शोध है उसमें स्रोतों और उद्धरण का आपका एक महत्वपूर्ण अंग होता है, यही उसका एक महत्वपूर्ण कुंजी होती है। अगर जो शोध करता है उसके सामने कुछ सही स्रोत चुना जाता है तो जो उचित उद्धरण शैली है वो अपनाता है और साथ ही संतुलित मात्रा में उद्धरण भी देता है, तो उसका जो शोध है वो न केवल प्रमाणिक होता है, वो उसे अकादमिक क्षेत्र में भी गंभीरता से लिया जाता है। और जो आपकी चुनौतियां हैं इनसे हमें अभी पता चलता है कि उनका समाधान जानना हर शोधकर्ता के लिए अनिवार्य है, जिससे कि एक जागरूक और ईमानदार दृष्टिकोण के साथ साथ इन चुनौतियों को सरलता से पार किया जा सकता है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका राजनीतिक शोध में पद्धतिगत एकीकरण की अवधारणा को समझाइए, साथ ही मात्रात्मक और गुणात्मक दृष्टिकोण को मिलाकर राजनीति की अधिक व्यापक समझ कैसे प्राप्त की जाती है। और यहीं पे हमें भारत में मतदाता व्यवहार की जांच करने वाले अध्ययन में इन विधियों को कैसे एकीकृत किया जाता है इसका एक उदाहरण भी देना है। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, जो आपका पद्धतिकर एकीकरण की अवधारणा है उसके बारे में हमें बताना है। और जो आपके दो प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक, उन दोनों को मिलाकर जो राजनीति है उसको अधिक व्यापक समझ प्राप्त होती है उसके बारे में बताना है। और साथ ही जो भारत में मतदाता व्यवहार है उसके बारे में जो भी विधियां है उनके कैसे एकीकृत किया जाए, इसको हमें आपका एक उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका यही लिखेंगे कि अगर हमें आपको किसी भी विषय को समझना है अच्छे से तो उसके लिए आपको शोध पद्धति का उपयोग करना पर्याप्त ही नहीं होता है। उसमें आपका जो राजनीति है वो आपका एक जटिल विषय होता है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक कई पहलू जुड़े होते हैं। इसलिए जो शोध है उसमें आपका पद्धतिगत एकीकरण, मेथोडोलॉजी इंटीग्रेशन की अवधारणा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि आपका मात्रात्मक क्वांटिटिव और गुणात्मक क्वालिटेटिव जो दो प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं इनका उपयोग किया जाता है, और इन दोनों को मिला के इनका एक अधिक व्यापक और संतुलित समझ प्राप्त की जा सकती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे कि पद्धतिगत एकीकरण क्या है। तो जो आपका पद्धतिकरण एकीकरण है इसमें आपका अलग अलग शोध विधियों को मिलाया जाता है और फिर उसका उपयोग किया जाता है, ताकि जो आपकी राजनीतिक घटनाएं या व्यवहार हो गए या कोई भी प्रक्रिया हो गई उसको आप अच्छे तरीके से समझ सको। और जो मात्रात्मक विधियां हो गई जैसे कि सर्वेक्षण, आंकड़े और सांख्यिकीय विश्लेषण, उससे हमें यह भी पता चलता है कि जो भी घटना घटित हुई है वो कितनी व्यापक या कितनी बार हो रही है। और जो आपकी गुणात्मक विधियां होती है इससे हमें पता चलता है कि जो आपकी घटना है वो क्यों और कैसे हो रही है। तो इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं जैसे साक्षात्कार, केस स्टडी, फील्ड वर्क आदि। तो जब ये दोनों ही जो आपके दोनों प्रकार की गुणात्मक और विश्लेषणात्मक विद्या है, सांख्यिकीय विश्लेषण है, तो अगर हम इनका दोनों को मिलाकर इनका उपयोग करेंगे तो जो राजनीतिक शोध है वो अधिक विश्वसनीय और बहुआयामी और व्यावहारिक बन जाएगा। तो ये आपका पद्धतिगत एकीकरण क्या है उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ मात्रात्मक और गुणात्मक दृष्टिकोण को मिलाकर व्यापक समझ कैसे प्राप्त होती है। तो अगर हम इसमें हमसे ये बताया जाएगा कि जो आपके दो प्रकार के दृष्टिकोण है, मात्रात्मक और गुणात्मक, अगर हम उनको मिला देते हैं तो हमें अच्छी समझ किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो इसमें सबसे पहले हम आपका मात्रात्मक दृष्टिकोण देखते हैं। तो मात्रात्मक दृष्टिकोण में शोधकर्ता जो होता है वो बड़ी संख्या में लोगों के विचार, व्यवहार और पैटर्न को मापता है, जिससे कि ये पता चलता है कि जो राजनीति है उसमें क्या चल रहा है और कितने लोग किस तरह से सोचते हैं या मतदान करते हैं। तो ये आपका मात्रात्मक दृष्टिकोण हो गया। सेकंड आपका गुणात्मक दृष्टिकोण हो गया। गुणात्मक दृष्टिकोण से उन आंकड़ों के पीछे के कारण, व्यक्तिगत अनुभव, सामाजिक प्रभाव और राजनीतिक संदर्भ को समझा जाता है। तो अर्थात जो आपका सबसे पहले हमने आपका बताया मात्रात्मक दृष्टिकोण। मात्रात्मक दृष्टिकोण में तो हम आपका जो पैटर्न है, जो भी व्यवहार है उसके बारे में समझेंगे और उससे हमें आंकड़े प्राप्त होंगे। सेकंड आपका जो गुणात्मक दृष्टिकोण है इससे हमें जो आंकड़े हैं वे किस हद तक सही है
और उनके पीछे क्या कारण है उसके बारे में पता चलता है। तो इसलिए अगर हम आपको दोनों प्रकार की जो दृष्टिकोण है इनको मिला देंगे तो संख्या और भावना दोनों को समझना आपका एक आसान कार्य हो जाता है, जिससे कि शोध सिर्फ सतही जानकारी देने की बजाय ज्ञान विश्लेषण भी प्रदान करता है। तो ये आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दृष्टिकोण को मिलाकर व्यापक समझ कैसे प्राप्त होती है उसको देख लिया। अब हम आपका देख लेते हैं कि जो आपका भारत में मतदाता व्यवहार है उसके अध्ययन में जो विद्या है उनका एकीकरण कैसे किया जाता है। तो उदाहरण के लिए हम आपका देख सकते हैं जैसे कि भारतीय लोकसभा चुनाव में मतदाता व्यवहार की जांच। मान लीजिए कि कोई भी शोधकर्ता है वो आपका लोकसभा के चुनाव करवा रहा है, तो उसमें जो मतदाता व्यवहार है उसको वो यह समझना चाहता है, जो कि आपका एक पद्धतिगत एकीकरण का उपयोग करता है जिसको समझने के लिए, जिसमें आपका सबसे पहले मात्रात्मक विधि आएगा, सर्वेक्षण आएगा। तो मात्रात्मक विधि में वो सर्वेक्षण करेगा जिसमें वो अपने एरिया के पूरे देश के 10,000 मतदाताओं पर सर्वेक्षण करेगा और उनसे पूछेगा कि वो किस पार्टी को वोट देंगे और वोट देने का कारण क्या था और जो चुनावी प्रचार है वो कितना प्रभाव पड़ता है। फिर जब उसको पता चल जाएगा, वो सर्वेक्षण करेगा तो उसको आंकड़े पता चल जाएगा कि जो आपके 40% मतदाता है वो विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हैं और जो आपके 30% मतदाता है वे जातिगत पहचान के आधार पर वोट देते हैं। तो ये आपका मात्रात्मक विधि होगा। उसके बाद आपका गुणात्मक विधि आती है, इसमें गहराई से साक्षात्कार और फील्ड वर्क किया जाता है। ये आपको उन्हीं क्षेत्रों में कुछ मतदाताओं के साथ गहराई से बातचीत की जाती है, जिससे कि यह पता चलता है कि जो आपके मतदाता है वे विकास कार्यों को महत्व देते हैं, जिससे कि उनका गांव वर्षों से पिछड़ा हुआ था और उन्हें उम्मीद है कि विकास से उनकी स्थिति सुधरेगी। वही जो आपके जो जातिगत वोटर थे, जो आपके जाति के आधार पर वोट दे रहे थे, वे समुदाय की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान की भावना से प्रभावित होते हैं। यह हमें आपका साक्षात्कार से पता चलता है। उसके बाद जो कुछ मतदाता होते हैं वे मीडिया और सोशल मीडिया के प्रचार से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, जिससे कि उनकी जो वोट का रुख है वो प्रभावित होता है। तो ये हमने आपका एक उदाहरण के रूप में देख लिया। अब हम आपका पद्धतिगत एकीकरण से क्या लाभ मिलता है उसको देख लेते हैं। तो अगर हम आपका जो मात्रात्मक आंकड़े हैं उसको तैयार करते हैं, जैसे कि वोटरों की संख्या और पैटर्न, और साथ ही जो गुणात्मक अध्ययन है वो उन आंकड़ों के पीछे छिपी कहानी, भावना और कारण उजागर करता है, जिससे कि जो दोनों मिलकर है वे राजनीतिक व्यवहार को समझने में गहराई और व्यापकता लाते हैं। फिर आपका आता है नीति निर्धारण और चुनावी रणनीतियों के लिए यह जानकारी अधिक उपयोगी और व्यवहारिक होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया पद्धतिगत एकीकरण से हमें क्या लाभ मिलता है। इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में हम आपका लिखेंगे जो आपका राजनीतिक शोध है वो उसमें आपका पद्धतिगत एकीकरण एक महत्वपूर्ण और आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दो प्रकार के दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। और अगर हम आपको ये जो दोनों प्रकार के दृष्टिकोण है इनको मिलाकर कार्य करते हैं तो उससे हमें आपकी जो राजनीति की जटिलता है उनको हम अच्छे से समझ सकते हैं। जो आपका भारत है ये आपका एक लोकतंत्र देश है, जहाँ जो मतदाता व्यवहार है वो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक कारकों से प्रभावित होता है। और जो आपका पद्धतिगत एकीकरण है उससे प्राप्त अध्ययन से हमें पता चलता है कि विश्वसनीय और सार्थक होते हैं। तो आपका जो ये दृष्टिकोण है शोधकर्ता न केवल इससे शोधकर्ताओं को पता चलता है कि राजनीति में क्या हो रहा है, साथ ही उसको ये भी पता चलता है कि क्यों और कैसे ये घटनाएं घटित हो रही है, जिससे कि जो भी राजनीतिक प्रक्रिया और नीतियां होती है उनको वो बेहतर ढंग से समझता है और उनको प्रभावित करता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें, देन आपका आंसर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम आपका जिज्ञासा और व्यवस्थित जांच किस तरह से राजनीतिक शोध को आगे बढ़ाती है उसको देखेंगे, और जो आपका दृष्टिकोण है ये आकस्मिक अवलोकन से किस तरह लगा उसको देखेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखे। परिचय में हम आपका ये लिखे जो आपका पॉलिटिकल रिसर्च है ये किसी भी देश की राजनीतिक, सरकार की नीति, राजनीतिक दलाओं, नेताओं, चुनाव प्रक्रिया और जनता के व्यवहार का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जो आपका शोध है वो अगर सही दिशा में आगे बढ़ता है तो उसमें आपके दो तत्व होते हैं, एक आपका जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, दूसरा आपका व्यवस्थित जांच, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन। जब कोई भी शोधकर्ता राजनीतिक घटनाओं का सिर्फ सतही तौर पर नहीं बल्कि गहराई से समझता है तो उसकी जो जिज्ञासा है उससे वो प्रेरित होता है और उसे वैज्ञानिक तरीके से जानकारी जुटाता है। और जो आपका आकस्मिक अवलोकन होगा, कॉजल ऑब्जर्वेशन होगा, वो आपका सतही और अनियोजित देखने पर आधारित होता है, जिससे कि जो गहराई और निष्पक्षता है उसमें भी आपकी कमी आ सकती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे कि जिज्ञासा और व्यवस्थित जांच और इनकी राजनीतिक शोध में क्या भूमिका है। तो इसमें आपका सबसे पहले हम आपकी जिज्ञासा की भूमिका देख लेते हैं। जिज्ञासा ये आपका शोध का पहला कदम होती है। अगर आपका व्यक्ति को किसी भी
विषय पर शोध करना है तो उसको पहले उस चीज के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए कि जिस भी विषय पे उसे शोध करना है उस पर वो जिज्ञासा करेगा कि उस पर उसे कोई भी प्रश्न खोजना है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई शोध करना है तो उसके लिए उसके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। और जब कोई भी व्यक्ति का यह सवाल करता है कि एक ही राज्य में दो अलग अलग पार्टियों को अलग अलग समर्थन क्यों मिलता है या कोई भी विशेष कानून लागू होने पर जनता की प्रतिक्रिया कैसी होगी, तो उसे ही हम आपका जिज्ञासा कहते हैं और उसे और अधिक जानने के लिए जिज्ञासा में प्रेरित करती है। तो जिज्ञासा उसे सोचने, प्रश्न करने और शोध के लिए प्रेरित करती है। तो ये आपका जिज्ञासा की भूमिका हो गई। सेकंड आपका व्यवस्थित जांच की भूमिका आती है, जिसमें जो राजनीतिक शोध होता है वो कल्पना या अनुभव पर तो आधारित नहीं होता है, लेकिन इसके लिए आपका तथ्य, आंकड़ों और वैज्ञानिक तरीकों की जरूरत होती है। और जो व्यवस्थित जांच होगा इसका अर्थ होगा शोध के लिए प्रश्न तैयार करना, सूचना इकट्ठा करना, विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना, उसको ही हम आपका व्यवस्थित जांच कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर कोई भी चुनाव है उसमें लोगों ने अचानक पार्टी बदल दी तो उसका कारण जानने के लिए सर्वेक्षण करना, इंटरव्यू लेना, पुराने आंकड़ों से तुलना करना आदि कार्य किए जाते हैं। तो इससे जो निष्कर्ष है वो केवल अनुमान पर आधारित नहीं होगा बल्कि जो ठोस परिणाम है उन पर भी आपका निष्कर्ष आधारित होगा। तो ये आपको मैंने व्यवस्थित जांच की भूमिका बता दी। अब मैं आपका आकस्मिक अवलोकन से अंतर बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम आपका विशेषता देखेंगे, फिर व्यवस्थित जांच देखेंगे और फिर आपका आकस्मिक अवलोकन देखेंगे। तो उद्देश्य देखेंगे तो जो व्यवस्थित जांच का उद्देश्य है वो किसी विशिष्ट सवाल का उत्तर खोजने का है, और जो आपका आकस्मिक अवलोकन का उद्देश्य है वो बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के देखने की प्रक्रिया होती है। विधि देखेंगे, व्यवस्थित जांच में आपका वैज्ञानिक और क्रमबद्ध विधि का उपयोग किया जाता है, और जो आपका आकस्मिक अवलोकन है इसमें आपका अनौपचारिक और अनियोजित विधि का उपयोग किया जाता है। परिणाम देख लेंगे, व्यवस्थित जांच में आपका विश्वसनीय परिणाम आधारित निष्कर्ष होते हैं, और जो आपका आकस्मिक अवलोकन है इसमें आपका अनुमान या धारणाओं पर आधारित निष्कर्ष होते हैं। उपयोगिता देखेंगे तो व्यवस्थित जांच में आपका शोध और नीति निर्माण में सहायक होती है, और जो आपके आकस्मिक अवलोकन है वो आपका प्रारंभिक विचार दे सकता है। फिर आपको उदाहरण देखेंगे, व्यवस्थित जांच का आपका एक उदाहरण में आप ये देख सकते हैं कि आपका कोई सर्वेक्षण किया, उससे यह पता चला कि किस आयु वर्ग को कौन सी नीति पसंद है। और आकस्मिक अवलोकन में उदाहरण में आप देखेंगे टीवी पर बैच देखकर मान लिया कि जो सब लोग हैं उस विषय से सहमत है। तो ये हमने आपका एक अंतर देख लिया। इसके बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे। निष्कर्ष में हम आपका लिखेंगे जो आपका राजनीतिक शोध है उसको गंभीरता से समझने और उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसमें विकास करने के लिए सतही अवलोकन या धारणाओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो जिज्ञासा है उससे भी प्रेरित होकर वह व्यवस्थित रूप से तथ्यों की जांच करे, और जिससे कि जो आपका ये तरीका है उससे हमें राजनीति के गहरे और सच्चे पहलुओं को समझने में मदद भी करता है, और जो समाज है उसके लिए भी ये बेहतर नीतियां बनाने में सहायक होता है। वही जो आपका आकस्मिक अवलोकन है वो कई बार भ्रमित कर सकता है, क्योंकि उसमें जो तथ्य होते हैं उसकी पुष्टि नहीं होती है, वो आपका अनुमान के आधार पर उसमें जो शोध है वो किया जाता है, और इसके लिए आपका राजनीतिक शोध में व्यवस्थित और प्रमाणिक दृष्टिकोण अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम आपका सबसे पहले देखें जो आपके भारत में मतदान व्यवहार है उसमें आपका एक अनुभवजन्य तरीका है उसका उपयोग किया जाता है, तो उसके बारे में हमें बताना है। साथ ही जो सर्वेक्षण और सांख्यिकीय विश्लेषण है वो किस प्रकार से योगदान देता है उसको बताना है, और जो मात्रात्मक और गुणात्मक जो प्रकार के दो दृष्टिकोण है इनके डेटा को एकीकृत करने में क्या चुनौती आती है, उन चुनौतियों के बारे में हम आपका आंसर नंबर 6 में बताना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका ये लिखेंगे जो आपका भारत है वो आपका एक विविधताशील देश है, जहाँ आपका जो मतदाताओं का व्यवहार है, वोटिंग बिहेवियर है, वो आपका सामाजिक, आर्थिक, जातीय और धार्मिक क्षेत्रीय कारकों से प्रभावित होता है, जिससे कि यह पता चलता है कि लोग किन कारणों से किन पार्टी को वोट दे रही है, और जो लोकतंत्र है उसको बेहतर समझने और मजबूत करने के लिए आपका एक प्रकार का जरूरी तत्व भी होता है, क्योंकि इससे जो अनुभव है वो अनुभवजन्य तरीकों का उपयोग किया जाता है इसके व्यवहार को समझने के लिए। और जो आपका ये व्यवहार है ये आपका जो तरीका है इसमें वास्तविक डेटा, सर्वेक्षण और आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, न कि केवल विचारों या सिद्धांतों पर। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे अनुभवजन्य तरीकों का भारत में मतदान व्यवहार को समझने में उपयोग। तो जो आपका अनुभवजन्य तरीका है वो भारत में मतदान व्यवहार को कैसे समझता है, उसका उपयोग क्या है उसको हम देखेंगे। तो इसमें आपका सबसे पहले आता है अनुभवजन्य तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम आपका देख लेते हैं जो आपका अनुभवजन्य तरीका वो आपका क्या है। तो अनुभवजन्य तरीका आपका एक प्रकार का वैज्ञानिक तरीका होता है। अनुभवजन्य तरीका में आपका वास्तविक लक्ष्यों, तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर एक भी किसी घटना को समझने की
कोशिश की जाती है। अतः जहाँ पर भी कोई भी वास्तविक तथ्य या आंकड़ों के आधार पर किसी भी घटना को समझने की कोशिश की जाती है उसको ही हम आपका अनुभवजन्य तरीका कहते हैं। और जो आपका अनुभवजन्य तरीका है इसमें लोगों से सीधे बातचीत, प्रश्नावली, साक्षात्कार और आंकड़ों का विश्लेषण शामिल होता है। तो ये आपका देख लिया हमने आपका अनुभवजन्य तरीका क्या है। सेकंड हम आपका अनुभवजन्य तरीका का भारत में उपयोग देख लेते हैं। तो इसका जो भारत में उपयोग किया जाता है वो चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। और जब आपके बाद में जो कई संस्थाएं हैं जैसे कि CSDS सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, लोक नीति और जो मीडिया समूह है वे आपको चुनाव सर्वेक्षण करते हैं कि जो आपका अनुभव लगाया गया था वो किस हद तक ठीक है। और जो आपके सर्वेक्षण है इससे पता चलता है कि जाति, धर्म, आयु, लिंग, शिक्षा आदि मतदाताओं के निर्णय को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इसका हमने आपका भारत में उपयोग भी देख लिया। तो ये आपका अनुभवजन्य तरीकों का भारत में मतदान व्यवहार को समझने में उपयोग हो गया। अब हम आपका सर्वेक्षण और सांख्यिकीय विश्लेषण का योगदान देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले सर्वे आता है, सर्वेक्षण आता है। सर्वेक्षण से जो हमें पता चलता है कि जो मतदान है वो व्यवहार समझने का सबसे आम और महत्वपूर्ण तरीका है। और सर्वेक्षण में लोगों से प्रत्यक्ष रूप से यह पता चला जाता है कि जो उन्होंने है वो किसे और क्यों वोट दिया। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि आप पहली बार वोट कर रहे हैं, आपने किस पार्टी को वोट दिया और क्यों दिया, जिससे कि जो मतदाताओं की सोच और प्रवृत्ति है उसका भी विश्लेषण हमें मिल जाएगा। तो ये आपका सर्वे हो गया। सेकंड आपका आता है सांख्यिकीय विश्लेषण, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जिससे हमें जो डेटा है उसको संगठित करके गणितीय रूप में उसे विश्लेषित करना होता है, जिससे हमें पता चलता है कि किन कारणों से वोटिंग पैटर्न में बदलाव आता है। उदाहरण के आप देख लेते हैं, जो आपको ये आंकड़ा है इससे हमें पता चलता है कि किस राज्य में युवा मतदाता किस पार्टी को अधिक समर्थन देते हैं। तो ये आपका सांख्यिकीय विश्लेषण भी हो गया। तो ये हमने आपका सर्वेक्षण और सांख्यिकीय विश्लेषण का योगदान देख लिया। अब हम आपका मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा को एकत्रित करने की चुनौतियां देख लेते हैं, उनके सामने क्या चुनौतियां आती है। तो सबसे पहले हम आपका मात्रात्मक डेटा देख लेते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा देख लेते हैं। तो ये आपका आंकड़ों पर आधारित होता है, जैसे कि प्रतिशत हो गया या कोई संख्या चार्ट आदि इसमें हो गया। जैसे कि आपका जो 60% पुरुष है उसने पार्टी ए को वोट दिया, तो आपका जो इसमें मात्रात्मक डेटा वो आपका 60% हुआ। सेकंड आपका गुणात्मक डेटा आता है, क्वालिटेटिव डेटा आता है। इसमें लोगों की राय, सोच, अनुभव, भावनाएं, जैसे कि इंटरव्यू, फोकस ग्रुप डिस्कशन आदि आते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो पार्टी ए की नीति है वो युवाओं के लिए बेहतर है। तो ये आपके जो कुछ लोगों का मानना है उसको ही हम आपका गुणात्मक डेटा या क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। थर्ड आपका एकीकृत करने की चुनौती आती है। तो इसके सामने क्या चुनौती आती है उनको देख लेते हैं। सबसे पहली जो चुनौती आती है वो भाषा और भावनाओं की विविधता को लेकर आती है, जिसमें जो गुणात्मक डेटा है उसमें भावनाओं और विचार होते हैं, जिससे कि जो मात्रात्मक रूप से उसे बदलना कठिन होता है। सेकंड आपका डेटा का तुलनीय न होना आता है, जिसमें जो साक्ष्यात्मक आंकड़े हैं वो सीधे तुलना के योग्य होते हैं, जिससे कि जो व्यक्तिपरक विचार है उसकी तुलना में लाना इसको जटिल होता है। थर्ड आपका भेदभाव और पूर्वाग्रह होता है। जो आपका सर्वेक्षण होता है उसमें उत्तरदाता हमेशा ईमानदारी से उत्तर नहीं देता, वो कभी कभी झूठ भी बोल देता है, जिससे कि गुणात्मक डेटा भी प्रभावित हो सकता है। और तो जो आपका आता है वो तकनीकी सीमाएं आता है, जिसमें जो गुणात्मक और जो मात्रात्मक दोनों प्रकार के जो डेटा होते हैं वे आपका एक ही विश्लेषण में मिलाकर प्रयोग करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर और तकनीकी जानकारी की जरूरत होती है। तो ये आपका एकीकृत करने की चुनौती हो गई। ये हमने आपका मात्रात्मक और गुणात्मक डेटाकृत को एकीकृत करने की चुनौतियां देख ली। अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेते हैं। निष्कर्ष में हम आपका लिखेंगे, जो भारत जैसे जो विविध देश है उसमें लोकतंत्र में मतदान व्यवहार को समझना एक जटिल कार्य है, और जो आपका अनुभवजन्य तरीका है वही हमें इस कार्य को व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप प्रदान करता है। और सर्वेक्षण और संख्या के जो विश्लेषण है उससे हमें पता चलता है कि जो आपका एक ठोस आधार है वो हमें प्राप्त होता है। और जो आपका मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा है वो एकीकृत करना कई बार चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसका आपका कहीं सही उपयोग ना हो तो वो मतदान व्यवहार की गहराई तक पहुंचना संभव हो सकता है, जिससे कि आपकी कई तरह की समझ नीति निर्धारण और राजनीतिक सुधारों में भी सहायक हो सकती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम आपका भारतीय प्रधानमंत्रियों के भाषणों के उदाहरण का उपयोग करते हुए राजनीतिक बयानबाजी का अध्ययन करने के लिए प्रवचन विश्लेषण का उपयोग कैसे किया जा सकता है उसको देखते हैं। तो इसमें जो आपका राजनीतिक बयानबाजी है उसका अध्ययन करने के लिए एक प्रवचन विश्लेषण किया जाता है, उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है वो हमें बताना है भारतीय प्रधानमंत्रियों के भाषण का उदाहरण देके। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका ये लिखेंगे जो आपका भाषण है वो आपका राजनीति का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसमें जो भारतीय प्रधानमंत्री है वे
भाषण न केवल जनता को प्रभावित करते हैं उनके भाषण, बल्कि वे आपके एक राजनीतिक दिशा और विचारधारा को भी दर्शाते हैं। जो आपके भाषण होते हैं वे आपके नेता अपनी नीतियों को जनता के सामने रखती है और अपने समर्थन जुटाते हैं और पार्टी की छवि बनाते हैं। अर्थात ये कहना भी आपका सही नहीं हो सकता, उचित नहीं हो सकता कि जो आपके भाषण है वही आपके एक प्रकार की उनकी जो विचारधारा है या उनकी जो राजनीतिक दिशा है वही आपकी राजनीतिक दिशा होगी। क्योंकि कई बार कई नेता ऐसे करते हैं कि आपका भाषण में कुछ और करते हैं, लेकिन जब वे आपकी उनकी सरकार बन जाती है तो उसके पर आपका वे कोई मुद्दा नहीं उठाते हैं। तो यही आपका जो आपका भाषण है इनको गहराई से समझने के लिए आपका प्रवचन विश्लेषण डिस्कोर्स एनालिसिस का उपयोग किया जाता है। इसमें आपका शोध पद्धति, इसमें जो आपका डिस्कोर्स एनालिसिस है, जो आपका प्रवचन विश्लेषण है, इसमें शब्दों, भाषा और संदर्भों के माध्यम से किसी वक्तव्य के पीछे के अर्थ, इरादे और प्रभाव को समझने में मदद करती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखें जो आपका प्रवचन विश्लेषण है आखिर वो क्या है। तो प्रवचन विश्लेषण में हम आपका भाषा, बोलचाल, लेखन, संवाद और प्रतीकों का जांच करते हैं और ये देखते हैं कि जो आपका भाषा है वो भाषाशैली किस तरह विचारधारा, शक्ति, संबंध, पहचान और भावनाएं प्रस्तुत करती है। और जो आपका राजनीति है इससे हमें पता चलता है कि नेता क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। तो उन सभी के कारणों का हमें पता लग जाता है। तो ये आपका प्रवचन विश्लेषण क्या है उसको देख लिया। अब हम आपका प्रधानमंत्रियों के भाषणों पर प्रवचन विश्लेषण का उपयोग कैसे किया जा सकता है उसको देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहला था भाषाई शैली और शब्दों की पसंद का विश्लेषण। जैसे कि आपका जब जवाहरलाल पंडित नेहरू जी थे उन्होंने आपका एक राष्ट्र निर्माण की बात करी थी और हमें नियति से साक्षात्कार, ट्रस्ट विद डेस्टिनी जैसे जो भावनात्मक और आदर्शवादी शब्द है उसको आपका एक भाषण में उन शब्दों का उपयोग किया था। तो यही आपका एक भाषाई शैली और शब्दों की पसंद का विश्लेषण होगा। ये आपका एक उदाहरण के रूप में देख लिया। फिर आपका जो नरेंद्र मोदी का भाषण हो गया है, जैसे कि इसमें नया भारत, सबका साथ, सबका विकास, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, जो आपके ये नारे हैं मोदी जी के, इनका ही जो फोकस है वो विकास और राष्ट्रवाद पर है। इन शब्दों का जो चयन है वो नेता की विचारधारा और जनता को प्रभावित करने की रणनीति को दिखाता है। तो सेकंड आपका जो आता है वो समूह और पहचान की प्रस्तुति आती है। जो आपका प्रवचन विश्लेषण है इससे हमें पता चलता है कि जो प्रधानमंत्री है वो अपने जो भाषण है वो किस आधार पर दे रहा है, किन समूहों को उसमें संबोधित कर रहा है, जैसे कि गरीब, किसान, युवा, महिला या सैनिक, किस वर्ग पर वो आपका भाषण दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ नारा देकर गरीब वर्ग को केंद्र में रखा और साथ ही जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके भाषण में भारत माता, हिंदुस्तान जैसे शब्दों से राष्ट्रवादी भावनाओं को बल मिला। थर्ड आपका जो आता है वो आपका राजनीतिक विरोधियों की छवि निर्माण आता है, जिसमें जो प्रवचन विश्लेषण है उससे हमें पता चलता है कि प्रधानमंत्री अपने विरोधियों को कैसे चित्रित करते हैं, क्या वे उन्हें भ्रष्ट, अनुभवहीन और असंवेदनशील आदि बताते हैं। तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि मोदी का एक भाषण है परिवारवाद, टुकड़े टुकड़े गैंग, जो उनके शब्द, जो उनके नारे हैं वे विपक्ष की आलोचना करते हैं। फोर्थ आपका जो आता है वो भावना और प्रतीकों का प्रयोग आता है। जो आपका राजनीतिक प्रवचन है उसमें भावनाएं बहुत असर डालती है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपको मनमोहन सिंह जी ने 2008 के परमाणु करार पर कहा था कि इतिहास मुझे कठोर नजर से देखेगा, यही उनका आत्मविश्वास और गंभीरता को दर्शाता है। साथ ही जो मोदी के मन की बात कार्यक्रम है उसमें कहानी सुनाने, आम भाषा बोलने की जो शैली है उससे जनता से भावनात्मक जुड़ाव भी बनता है। फिर तो आपका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों का उपयोग आता है, जिसमें जो प्रधानमंत्री होते हैं वे कई बार ऐतिहासिक घटनाओं या मानवताओं का उल्लेख करके अपनी बात को मजबूत करते हैं। जैसे कि मोदी जी अपने भाषणों में अधिकतर स्वामी विवेकानंद, सरदार पटेल और गांधी जी का उल्लेख करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो कैसे सांस्कृतिक प्रतीक उनकी विचारधाराओं को समर्थन देते हैं। तो ये आपका मैंने प्रधानमंत्रियों के भाषणों पर प्रवचन विश्लेषण का उपयोग कैसे किया जा सकता है उसको बता दिया। देन हम आपका राजनीतिक बयानबाजी का अध्ययन कैसे होता है उसको देख लेते हैं। तो जो आपका पॉलिटिकल रिटोरिक है उसको देख लेते हैं। तो जो आपका प्रवचन विश्लेषण है इससे हमें भी पता चलता है कि जो आपका भाषा है उसके जरिए प्रधानमंत्री अपने उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करता है और ये आपका क्या कहा गया है ये तो देखता ही है, साथ ही वो जो भी कहा गया है वो क्यों कहा गया है और किसके लिए कहा गया है और कैसे कहा गया है, ये सभी भी हमें आपका प्रवचन विश्लेषण में पता लगता है। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि भाषण जनता के विचारों और भावनाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये हमने आपका राजनीतिक बयानबाजी का अध्ययन कैसे होता है उसको देख लिया। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे जो आपके वो प्रधानमंत्री हो गए, भारतीय प्रधानमंत्री,
वे अपनी जो भाषण देते वे अपने सूचनाओं के माध्यम से नहीं देते, बल्कि वे आपके एक प्रकार के राजनीतिक संदेश, विचारधारा और रणनीतियों से भरे उनके भाषण होते हैं। और इन भाषणों को जो विश्लेषण किया जाता है वो प्रवचन विश्लेषण करके किया जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है जो भाषा का माध्यम है वो कैसे सत्ता, प्रभाव और जन समर्थन को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। और इससे आपका जो नेता है उसकी सोच को तो समझा जाएगा, साथ ही देश की राजनीतिक संस्कृति और बदलावों को भी वह बेहतर तरीके से समझेगा। इसलिए जो आपका प्रवचन विश्लेषण है वो राजनीतिक भाषणों के अध्ययन का एक शक्तिशाली और उपयोगी उपकरण होता है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा, देन आपका आंसर नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखें राजनीति विज्ञान में अभिलेख के शोध के महत्व का वर्णन करेंगे, विशेष रूप से भारत में ऐतिहासिक राजनीतिक आंदोलन को समझने में। और साथ ही जो आपका अभिलेख के दस्तावेज है वो राजनीतिक व्यवहार और शासन संरचनाओं के बारे में सिद्धांत बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं उसको देखेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखे। परिचय में हम आपके लिखेंगे कि आपका जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें हम आपके विभिन्न प्रकार की शोध पद्धतियों का उपयोग करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो राजनीतिक घटनाओं, व्यवहार और संरचनाएं हैं वे हमें पता लगती है। और इनमें से आपका एक अभिलेख के शोध, आर्चिकल रिसर्च आपका एक विधि होती है, जिसमें आपका ऐतिहासिक दस्तावेजों, सरकारी फाइलों, चिट्ठियों, रिपोर्टों, भाषणों, संसदीय कार्रवाई, अखबारों और निजी अभिलेखों के माध्यम से अतीत की राजनीतिक गतिविधियों और नीतियों का विश्लेषण किया जाता है। जैसे कि आपका जो भारत जैसा देश हो गया, वो आपका स्वतंत्रता आंदोलन जब हुआ था तो उसमें आपका एक आपातकाल और आर्थिक उदाहरण जैसे एक आर्थिक ऐतिहासिक घटना भी हुई थी, तो उनको ही हमने आपका एक अभिलेख के शोध के माध्यम से समझा था और उनको ही आपका एक महत्व के रूप में उसके देखा था। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे जो आपका भारत है उसमें आपका जो ऐतिहासिक राजनीतिक आंदोलन था उसको समझने के लिए हमारे जो अब कुछ अभिलेख के शोध है उनका शोधों का क्या महत्व है, तो उन महत्व को देखेंगे। तो इन महत्व में आपका सबसे पहले जो आता है वो आपका स्वतंत्र संग्राम को समझने में सहायक होता है। जैसे कि महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल जैसे जो नेता थे उनकी चिट्ठियां, क्रांस के कांग्रेस के प्रस्ताव, ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट, ये इन सभी से हमें पता चलता है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो किन विचारों और रणनीतियों से चला। जैसे कि नेहरू रिपोर्ट हो गई, साइमन कमीशन रिपोर्ट हो गई, गांधी इरविन समझौता हो गए, इन सभी दस्तावेज से हमें पता चलता है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसकी दिशा और विरोध को किस प्रकार से समझा गया। सेकंड आपका प्रांतीय और क्षेत्रीय आंदोलन का अध्ययन हो गया, जिसमें जो तेलंगाना किसान आंदोलन, चिपको आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन जैसे जो आपके आंदोलन हुए उनसे हमें पता चला कि लोकल अभिलेख, पुलिस रिपोर्ट, नेताओं के भाषण और प्रेस क्लिपिंग्स का अध्ययन होता है। इससे हमें भी पता चलता है कि जनता की समस्याएं क्या थी और किस तरह से उन्होंने राजनीतिक प्रतिक्रिया दी थी। तो ये आपका प्रांतीय और क्षेत्रीय आंदोलनों का अध्ययन हो गया। थर्ड आपका राजनीतिक दलों और उनके विकास की समझ हो गई, जिसमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, वामपंथी दलों आदि के जो आंतरिक पत्राचार और घोषणा पत्र है और पार्टी मीटिंग है उनके माध्यम से हमें पता चलता है कि उनकी विचारधारा और रणनीति क्या थी। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जन संघ से बीजेपी बनने की प्रक्रिया को अभिलेख के दस्तावेजों से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। फोर्थ आपका आपातकाल और लोकतांत्रिक संघर्ष आ गया, जो कि आपका 1975 से 1977 का जो समय था वो आपका आपातकाल का समय रहा था। तो इस समय में आपके सरकारी फाइलें, अखबारों पर सेंसरशिप के रिकॉर्ड, विपक्षी नेताओं के पत्र, इनसे हमें पता चला कि लोकतंत्र की चुनौती और संघर्ष की गहराई क्या थी। तो ये हमने आपका भारत में ऐतिहासिक राजनीतिक आंदोलन को समझने में अभिलेख के शोध का महत्व देख लिया। अब हम आपका अभिलेख के दस्तावेज राजनीतिक व्यवहार और शासन संरचनाओं पर सिद्धांत बनाने में कैसे मदद करता है उनको देख लेते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहला आता है राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया का अध्ययन। जो आपकी कई बार सरकार क्या करती है वो अपने अंदर लिए गए निर्णय की पृष्ठभूमि सार्वजनिक नहीं करती है, लेकिन जब आपके अभिलेख के दस्तावेज होते हैं वे उपलब्ध होते हैं तो उनसे हमें पता चलता है निर्णय किस आधार पर लिया गया और उनमें कौन कौन शामिल थे। सेकंड आपका जो आता है वो लोकतांत्रिक संस्थाओं का व्यवहार आता है, जैसे कि संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, जो आपकी लोकतांत्रिक संस्थाएं हो गई, ये आपसी संबंध और कार्यशैली को समझने में एक अभिलेख के रिकॉर्ड इसमें मददगार होते हैं। जैसे कि संविधान निर्माण के समय आपको जो संविधान सभा थी उसमें बहसों को जो पढ़कर जो बहसें हुई थी उनसे हमें पता चलता है कि विभिन्न धाराओं को कैसे और क्यों शामिल किया गया। थर्ड आपका जो आता है वो आपका राजनीतिक संस्कृति और जनता की भागीदारी का आकलन आता है, जिसमें आपके पुराने चुनावी रजिस्टर, जनसंख्या रिपोर्ट, चुनाव प्रचार सामग्री जैसे जो भी ये दस्तावेज है उनसे हमें पता चलता है कि जो आपका समय था वो जनता की भागीदारी और राजनीतिक जागरूकता उस समय क्या थी। इससे हमें राजनीतिक संस्कृति के विकास पर सिद्धांत भी बना सकते हैं। साथ ही फोर्थ जो आपका था वो सैद्धांतिक विकास को ऐतिहासिक संदर्भ से जोड़ना आता है, जिसमें जो अभिलेख के शोध है उससे हमें पता चलता है कि
किसी सिद्धांत की जड़ें कहाँ और वह किन ऐतिहासिक घटनाओं से प्रभावित हुआ। जैसे कि आपका सामाजिक न्याय या धर्मनिरपेक्षता जैसे जो सिद्धांत है वह आपके भारतीय संदर्भ में किस तरह से विकसित हुए, और ये आपके पुराने भाषणों, पार्टी घोषणा पत्रों और संसदीय बहसों को समझ सकते हैं। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में आप लिखेंगे जो आपका राजनीति विज्ञान में, इसमें आपका एक अभिलेख शोध एक प्रकार का साधन है जिससे कि हमें आपकी अतीत की गहराई में जाकर वर्तमान की राजनीतिक समझ मिलती है। और ये आपका भारत में स्वतंत्र संग्राम से लेकर आज के आधुनिक जो लोकतंत्र है उसमें आपके कई ऐतिहासिक राजनीतिक आंदोलन को सही ढंग से समझने के लिए हम आपका अभिलेख शोध का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि पुराने राजनीतिक व्यवहार और संरचनाओं का विश्लेषण संभव होता है, लेकिन जो उनके आधार है उन पर नए राजनीतिक सिद्धांत भी गढ़े जा सकते हैं। तो इसलिए हम आपको ऑल ओवर यही कह सकते हैं जो आपके अभिलेख के दस्तावेज है वे राजनीतिक नींव को ठोस और प्रमाणिक बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद देन आपका आंसर नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम आपका भारत में जमीनी स्तर पर राजनीतिक संस्कृति और प्रक्रियाओं के अध्ययन में नरवंश विज्ञान किस तरह योगदान देता है उसको देखेंगे। तो हमें इसमें आपका नरवंश विज्ञान का जमीनी स्तर पर और राजनीतिक संस्कृति और प्रक्रियाओं में क्या योगदान रहा है उसको देखेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम लिखेंगे जो आपका भारत है वो आपका एक विविधतापूर्ण देश है जिसमें आपको केवल संसद और विधानसभा तक ही सीमित नहीं रहती है भारत की राजनीति। इसमें आपकी जो राजनीति है वो गाँवों, मोहल्लों, पंचायतों और स्थानीय संस्थाओं में भी होती है। जो आपके स्थान है ये आपके राजनीतिक संस्कृति और प्रक्रिया इसमें बहुत जटिल और समाज सांस्कृतिक रूप से जुड़ी होती है। तो इन सभी के जो आपके आंकड़े या दस्तावेज होते हैं वे पर्याप्त नहीं होती है। तो इसके लिए हमें आपका नर विज्ञान, एथनोग्राफी एक प्रभावी और गहराई से समझने की विधा बन जाती है। तो जो आपका नर विज्ञान है ये आपके एक प्रकार की शोध पद्धति होती है जिसमें कि जो शोधकर्ता होता है वो लोगों के बीच रहकर उनके अनुभव, जीवन शैली, बातचीत और व्यवहार को समझता है, और साथ ही जो उनकी जमीनी सच्चाई है उसको पकड़ने का एक शक्तिशाली तरीका भी आपका नर विज्ञान भी होता है। तो इसी प्रकार से ये आपका एक छोटा सा परिचय होगा। परिचय के बाद हम आपका देखेंगे कि भारत में जमीनी राजनीतिक संस्कृति और प्रक्रियाओं के अध्ययन में नर विज्ञान का क्या योगदान रहा है। तो इसमें आपको जो सबसे पहला आता है वो आपका स्थानीय राजनीति की वास्तविक समझ आता है, जिसमें भारत के गांव या छोटे शहरों में राजनीतिक जाति, धर्म, रिश्तों और परंपराओं से गहराई से जुड़ी होती है। साथ ही जो आपका नर विज्ञान है उससे हमें शोधकर्ता इन संबंधों को रोजमर्रा के जीवन में देखता है और उनका अनुभव करके उन्हें समझता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि आपका कोई भी गांव हो उसमें आपका पंचायती चुनाव होता है, तो उसमें किस तरह जातिगत समीकरण, सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक दबाव भूमिका निभाते हैं। तो यही बात आपका केवल चुनाव परिणाम देख कर नहीं समझी जा सकती, इसके लिए आपका नर विज्ञान इसे उजागर कर सकता है। सेकंड आपका जो आता है वो राजनीतिक भागीदारी की बारीकियां आता है, जिसमें लोग कैसे वोट करते हैं, क्यों वोट करते हैं, और जो राजनीतिक दल है उनके प्रति उनकी क्या भावनाएं हैं, इन सभी के बारे में हम आपका नर विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। नर विज्ञान से हमें यह भी पता चलता है कि महिलाएं या वंचित वर्ग वोट देने के बावजूद राजनीतिक निर्णयों में कैसे आशय पर रहते हैं। थर्ड आपका जो आता है वो सत्ता और प्रभाव के अनौपचारिक रूपों को समझना आता है, जिसमें जो स्थानीय स्तर है उस पर कई बार औपचारिक नेता से ज्यादा प्रभाव गांव प्रमुख, बड़ा आदमी या धार्मिक नेता का होता है। पुनर्विज्ञान से जो आपकी अनौपचारिक सत्ता संरचना हो गई उनको भी उजागर किया जाता है, जो कि आपके अन्यथा आंकड़ों या रिपोर्टों में नहीं दिखाई देते हैं। तो ये आपका 3 प्रकार हो गए। 4 आपका जो आता है वो राजनीतिक और संस्कृति के रिश्तों का विश्लेषण आता है, इसमें जो नरविज्ञान है वो हमें बताता है कि किस तरह धार्मिक आयोजन, विवाह, त्यौहार और सामाजिक कार्यक्रम भी राजनीतिक रूप लेते हैं। जैसे कि आपका कुछ नेता विशेष जातीय धर्म के त्योहारों में भाग लेकर अपना जनाधार मजबूत करते हैं। साथ ही आंदोलन और प्रतिरोध की समझ, जब लोग किसी नेता के खिलाफ विरोध करते हैं तो जो उनका विरोध होता है वो केवल नारों तक सीमित नहीं होता है। फिफ्थ आपका जो देख लेते हैं हम आपका वो आता आपका आंदोलन और प्रतिरोध की समझ आता है, जिसमें जो नरविज्ञान है या आंदोलन में लोगों की सोच, संगठन के तरीके और सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रयोग करता है और उन्हें गहराई से समझता है। सिक्स्थ आपका जो आता है वो नीति निर्माण के सामाजिक प्रभाव की समीक्षा आ गई, जिसमें सरकारी योजनाओं जैसे कि मनरेगा, जनधन योजना और जो आपकी उज्ज्वल योजना है, इन सभी का लोगों पर क्या असर हो रहा है उनको देखते हैं, और इसे जानने के लिए नरविज्ञान से बेहतर तरीका नहीं है। और नरविज्ञान से हमें भी पता चलता है कि जो नीतियां वे कागज पर कुछ है और जमीनी स्तर पर उनका कार्यान्वयन कुछ हो रहे हैं। तो ये हमने आपका देख लिया भारत में जमीनी राजनीतिक संस्कृति और प्रक्रियाओं के अध्ययन में नरविज्ञान का योगदान। इसके बाद हम आपका लिखेंगे कि नरविज्ञान की विशेषताएं जो इसे उपयोगी बनाते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहले दीर्घकालिक अध्ययन आता है। जो शोधकर्ता होता है वो समुदाय के बीच लंबे समय तक रहता है, जिससे कि गहरी समझ बनती है।
साथ ही जो आपका प्रत्यक्ष अनुभव आता है जिसमें लोगों की दिनचर्या, बातचीत, परंपराओं को सीधे देखता है, जिससे कि विश्वास योग्य जानकारी भी मिलती है। थर्ड आपका गहराई से विश्लेषण आता है, जिसमें क्या हो रहा है इस पर तो ध्यान दिया ही जाता है, साथ ही ये क्यों हो रहा है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये हमने आपका नरविज्ञान की विशेषताएं देख ली। इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिखें। निष्कर्ष में हम आपका लिखे हैं जो आपका जमीनी स्तर है, इसमें राजनीति को समझने के लिए आंकड़ों रिपोर्ट का उपयोग तो किया जाता है, लेकिन उससे आपका सही निष्कर्ष नहीं निकलता। उसके पीछे कई सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक कारण भी होते हैं। तो उनको समझने के लिए ये आपका नरविज्ञान का उपयोग होता है, क्योंकि ये आपका लोगों के बीच रहकर उनकी राजनीतिक सोच, व्यवहार और परंपराओं को गहराई से समझता है। और इससे हमें आपका केवल ग्रामीण और स्थानीय राजनीति की सच्ची तस्वीर तो मिलती है, साथ ही इससे हमें राजनीतिक विज्ञान के व्यापक सिद्धांतों को भी भारतीय संदर्भ में गहराई से जोड़ सकते हैं। इसलिए हम आपको ऑल ओवर यही कह सकते हैं जो आपका नरविज्ञान है वो राजनीति विज्ञान में लोगों की राजनीति को समझने का एक शक्तिशाली माध्यम है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका आंसर नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो यही सिंगल वीडियो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत होती है। अगर आप ये सिंगल वीडियो देख लेते हो तो इसमें ये आपके सभी टॉपिक्स कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट को पीडीएफ या नोट्स चाहिए होगे तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। पीडीएफ प्राइस ओनली आपका 30 रुपीज़ रहने वाला है, जो कि आपका बहुत ही मामूली सा प्राइस है। कोई भी व्यू कर सकता है, स्टडी के लिए आप इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अदरवाइज अगर आपको नोट्स या पीडीएफ नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो। वीडियो लेक्चर आपके बिल्कुल फ्री होते हैं। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप एक बार वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप नोट्स ले लीजिएगा, एक बार नोट्स से रीड कर लीजिएगा, तो आपके सभी टॉपिक्स और कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। देन आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकोगे, अच्छे आंसर लिख सकोगे। एंड अगर अभी भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।